आज 13 फरवरी है और हम आज के लिए एडिटोरियल और कंप्लीट करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी तैयारी के लिए जो है वो होते हैं एमसीक्यूज़, वो होते हैं वो सवाल जो इन करंट अफेयर्स से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वैसे ही सवाल यहाँ पर हम देखेंगे ताकि आप टेस्ट कर सकें खुद को कि यहाँ से जो आपने पढ़ा है उसे कितना आप समझ पाए हैं, कितना आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कितना उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। आज के लिए हमारे पास जो कंप्लीट करंट अफेयर्स से जो पहला आर्टिकल है वो है दालों को लेकर एक अच्छा विश्लेषण आया है। इसके बारे में हम देखेंगे कि भारत में जो दाल का प्रोडक्शन है वो कितना है, डिमांड कितनी है और हम आयात कर रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं। दालों के क्षेत्र में जैसे हमारे फूड ग्रेन्स हैं जो बाकी के, जैसे गेहूँ है, जैसे चावल हैं, उनका रकबा बहुत ज़्यादा है, उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। हमारी जो डिमांड है उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन हम चावल का और गेहूँ का करते हैं। लेकिन दालों के मामले में अभी भी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। चिंताएँ भी जताई गई हैं कुछ, और कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनसे हम दालों के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। दालों का अगर आप बाज़ार देखें तो दालों की कीमत जो होती है गेहूँ या चावल की तुलना में थोड़ी-सी ज़्यादा ही होती है। पानी भी उनमें, सिंचाई की ज़रूरत भी कम होती है, पानी भी कम लगता है और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए दालें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। दूसरा जो है, एक नई गाइडलाइन आई है, या हम कहें कि जो हमारे आईटी रूल्स हैं, उनमें संशोधन हुआ है। तो आईटी रूल्स 2026 में एआई जनरेटेड जितनी भी इमेजेस हैं, उनमें कुछ इमेजेस को आपको लेबल करना होगा, उन्हें बताना होगा कि ये एआई से जनरेट की गई हैं। क्योंकि हम देखते हैं हमारे यहाँ जैसे-जैसे डिजिटल पेनिट्रेशन, जैसे-जैसे स्मार्टफ़ोन का यूज़ बढ़ रहा है, वैसे अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि कोई-सी इमेज एआई से जनरेट की गई है या वास्तविक है, उसको लेकर यहाँ पर आपको बताना होगा कि फलानी इमेज एआई से जनरेटेड है। क्योंकि जो इमेजेस साफ़ तौर पर एआई जनरेटेड दिखाई देती है, लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो रियल दिखाने की कोशिश की जाती है, जैसे डीप फेक के मामले हमारे सामने आते हैं, और फिर इस तरह से भ्रामक जानकारियाँ एआई के माध्यम से भी प्रसारित की जा सकती है। तो उसको लेकर सरकार ने एक नियंत्रण, एक संतुलित नियंत्रण करने की कोशिश की है, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे प्रोक्योरमेंट्स को लेकर मंजूरी दी गई है। हमारी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने लगभग 3,60,000 करोड़ के प्रोक्योरमेंट की यहाँ पर अनुमति दी गई है, अप्रूवल मिले हैं। देखेंगे कि सभी जो हमारे जितने भी सैन्य संगठन हैं, उनके लिए अलग-अलग चीज़ों के ऑर्डर दिए गए हैं, उनके लिए अप्रूवल मिले हैं। इसमें राफ़ाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग 114 राफ़ाल विमानों के एक्विज़िशन को मंजूरी दी है। फ्रांस की कंपनी बनाती है, आप जानते हैं। तो कुछ विमान सीधे यहाँ पर आएँगे और अधिकांश विमान हम भारत में बनाएँगे। तो जब भी भारत में प्रोडक्शन होगा, जब भी भारत में प्रोडक्शन शुरू होगा, तो वहाँ पर रोज़गार भी जनरेट होंगे, वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आएगी। गगनयान मिशन के बारे में देखेंगे। हमारा बहुत ज़्यादा क्या कहें, हमारा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी मिशन है। भारत इसको पूरा करना चाहता है और भारत भी उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष की उड़ान भरने में सफल रहे हैं। उसके बाद हम एक पक्षी के बारे में देखेंगे। इसकी उपस्थिति कुछ इलाकों में, तराई इलाकों में, मैदानी इलाकों में सामान्य नहीं है, वहाँ पर दिखा है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहली जो न्यूज़ है यहाँ से हमारे लिए, वो दालों को लेकर है। अब दालों के मामले में आप जानते हैं खरीफ में भी इसका प्रोडक्शन होता है, रबी के सीज़न में भी बोई जाती है और ज़ायद में भी बोई जाती है। तो अगर दालों का कुल प्रोडक्शन हम देखें तो भारत में लगभग सालाना 3 करोड़ टन के लगभग हमारे पास दालों का उत्पादन होता है, और उसमें से डिमांड जो है वो 3 करोड़ टन की है और जो प्रोडक्शन है वो है 2.5 करोड़ टन। मतलब डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। तो डिमांड है 3 करोड़ टन की और प्रोडक्शन है 2.5 करोड़ टन का। बाकी जो गैप है लगभग आधा करोड़ टन, यानी 50 लाख टन का जो हमारे पास अंतर है हमारे उत्पादन में और डिमांड में, उसे हम आयात से पूरा करते हैं, और बड़ी मात्रा में हम आयात के ऊपर यहाँ पर निर्भर हैं। और आयात के मामले में चूँकि आप जानते हैं जब भी हम कोई चीज़ आयात करते हैं तो उसका जो दाम चुकाना होता है वो हमारे देश से बाहर चला जाता है, हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी कमी करता है। और अगर हम उसको डाइवर्ट करके भारत में ही रखें या भारत में ही प्रोडक्शन को बढ़ाएँ तो हमारे किसानों की आय बढ़ सकती है। दाल के अलावा अगर हम चावल की बात करें,
या हम गेहूँ की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारी डिमांड से बहुत ज़्यादा है। चावल का प्रोडक्शन लगभग 14 से 15 करोड़ टन है और गेहूँ का जो उत्पादन है वो है 11 से 12 करोड़ टन और डिमांड है लगभग 10 से 12 करोड़ टन की दोनों मामले में। तो बाकी का जो उत्पादन होता है वो सरप्लस है हमारे पास, उसमें से चावल तो निर्यात भी कर दिया जाता है और गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध है तो उसके कारण उसका निर्यात नहीं हो पा रहा है। और अगर इनका रकबा हम कम करें, चावल का रकबा कम करें और गेहूँ का रकबा कम करें और इस रकबे को हम डाइवर्ट करें दालों की ओर, तो दालों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। दालों का प्रोडक्शन न सिर्फ हम आत्मनिर्भर होंगे, बल्कि दालों के मामले में आपको सिंचाई की कम ज़रूरत होती है। जैसे गेहूँ या चावल में 4 सिंचाई, 5 सिंचाई की ज़रूरत होती है, वहीं दालों का काम 1 सिंचाई से भी हो सकता है। तो हमारे जो पानी के भंडार हैं, उन पर भी दबाव कम होगा, किसानों को अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और हमारे पास जो सरप्लस प्रोडक्शन वाली समस्या है, उसको भी हम सॉल्व कर पाएँगे। तो किसानों की आय भी बढ़ सकती है और भारत आत्मनिर्भर भी हो सकता है। और जब भी हम आयात करते हैं, तो आयात में भी 2 सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो तो ये है, पहला पहलू तो ये है कि जब भी आयात होता है तो उससे जो हमारे पास जो सप्लाई डेफ़िसिट है, सप्लाई की जो कमी है, डिमांड से कम सप्लाई है, तो उसको तो पूरा कर लिया जाता है और उससे कीमतों में भी कमी आती है, उपभोक्ता को कम कीमत पर दाल उपलब्ध होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे किसानों को नुकसान होता है। पैसा तो दाल का जो डिमांड है वो तो उतनी ही है, लेकिन अगर किसानों को इस दाल का अगर डेफ़िसिट का, अगर दाल की आपूर्ति में कमी का अगर फ़ायदा मिल रहा होता है, तो वो आयात के कारण किसानों को आय का नुकसान होता है। तो अगर भारत में दालों का उत्पादन बढ़ाया जाता है, दालों का उत्पादन हमारे ही किसानों से करने के लिए कहा जाता है, तो हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और भारत से विदेशी मुद्रा भी बाहर नहीं जाएगी और हमें आयात भी नहीं करना पड़ेगा। अब इसके मामले में जब भी दाल के प्रोडक्शन की बात आती है, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे पास एक सक्सेसफुल मॉडल है। मान लीजिए गेहूँ है, तो गेहूँ या चावल है, तो वहाँ पर एक समय था जब भारत बड़े पैमाने पर इन चीज़ों का भी, दाल के अलावा जो गेहूँ या चावल है, उनका भी इम्पोर्ट कर रहा था। लेकिन बाद में भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी नीतियाँ लगाई, ऐसी नीतियाँ चालू की, ऐसी योजनाएँ चालू की, ऐसे तरीके, ऐसे उपाय यहाँ पर लागू किए, जिनके चलते हम गेहूँ और चावल के मामले में काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं। जैसे एक तो एमएसपी तय की गई, दूसरी चीज़ इनका प्रोक्योरमेंट, सरकार ने गारंटी दी कि सरकार एमएसपी पर सारी फसलें खरीदेंगी और उसके चलते किसानों को एक एश्योरेंस मिला, किसानों को एक गारंटी मिली कि उनके प्रोडक्शन को खरीदा जाएगा। तो इसके चलते गेहूँ का उत्पादन भी बढ़ा, इसके चलते चावल का उत्पादन भी बढ़ा। दूसरी चीज़, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसी किस्में, ऐसे बीज, ऐसी फसलें तैयार की जो बीमारियों को झेल सकती हैं, जो खरपतवार को झेल सकती हैं और जो खराब मौसम और खराब परिस्थितियों में भी प्रोडक्शन आपको करके देती हैं। तो ऐसे में दालों के लिए भी 3 उपाय जो किए जा सकते हैं। पहला उपाय जो आपको याद रखना है वो है कि ऐसी किस्मों का विकास, ऐसे बीजों का विकास, ऐसी फसलों का विकास किया जाना चाहिए, जो हर मौसम, हर परिस्थिति को झेल सके, बीमारियों से लड़ सके, खरपतवार से लड़ सके। दूसरा दूसरा एमएसपी तय करना और तीसरी चीज़ किसानों को खरीद की गारंटी देना। अगर किसानों को खरीद की गारंटी मिलेगी एमएसपी के ऊपर, तो हमारे किसान निश्चित तौर पर, जिस तरह से उन्होंने हमें गेहूँ और चावल के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है, वैसे ही दालों के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। किसानों को पैसा मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और भारत भी आत्मनिर्भर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चिंता की बात ये है कि अभी जो यूएस के साथ हमारी डील हुई है, अभी अंतरिम समझौता ही हुआ है, लेकिन उसमें भी दालों का उल्लेख है। अगर दाल आयात होती है, बड़े पैमाने पर दालें आयात होती है, तो हमारे किसानों को नुकसान हो सकता है, किसानों के लिए चिंताएँ बढ़ सकती है। तो इसको भी हमें देखना होगा कि हम हमारे किसानों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलने को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया आई है सरकार के खिलाफ, इस डील के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएँ आई हैं। तो हमें देखना होगा कि जब भी हम अगर एग्रीकल्चर मार्केट को किसी भी दूसरे देश के लिए खोलते हैं, ख़ासकर ऐसे देश के लिए जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है, बहुत बड़े पैमाने पर इनका लैंड फार्म साइज़ होता है, लगभग 200 से 250 एकड़ का इनका खेत होता है। एक-एक किसान के पास इतनी-इतनी ज़मीन है। वहीं पर भारत में 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर वाले किसान हैं। तो किसी भी डील में भारत के किसानों के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारे किसानों को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, उन्हें किया जाना चाहिए। जो हमारी दालें हैं, वो हमारी दालों में जितने भी किसान लगे हुए हैं, जो उन्हें आजीविका मिलती है दालों से, लगभग 5 करोड़ किसान हैं।
और उनके जो परिवार हैं वो दालों के बदौलत पल रहे हैं। दालों का प्रोडक्शन होता है, दालें बिकती हैं और इन्हें आमदनी मिलती है, इनका घर चलता है। तो हमारे यहाँ खेती सिर्फ घर चलाने का ज़रिया है, हमारे यहाँ खेती सिर्फ पेट भरने का ज़रिया है। और जो दूसरे देश हैं, बड़े-बड़े देश हैं, जो बहुत ज़्यादा विकसित देश हैं, वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर उनका व्यापार होता है। खेती खेती जैसी नहीं है, खेती इंडस्ट्री की तरह है। तो क्या भारत का किसान उनसे लड़ पाएगा? इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंता है। दालों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भरोसेमंद एमएसपी आधारित खरीद व्यवस्था अगर नहीं होती है, तो भारत दालों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। तो किसानों को एमएसपी की गारंटी और किसानों को खरीद की गारंटी अगर मिलेगी, तो दालों के मामले में भी भारत का किसान भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी क्षमता रखता है, पूरी मंशा रखता है और इससे भारत के किसानों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो जब तक सरकारी खरीद कम रहेगी, अस्थिर रहेगी, मूल्य समर्थन जो योजना है हमारी, जो एमएसपी घोषित होती है, उसका भी हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सिर्फ़ एमएसपी तय करना पर्याप्त नहीं है। उसके लिए वो एमएसपी पर खरीद भी की जानी चाहिए ताकि किसानों को उसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप एमएसपी तो तय कर देते हैं लेकिन खरीद नहीं करते हैं, तो बाहर का जो मार्केट है, बाहर का जो एग्रीकल्चरल मार्केट है, मंडियाँ हैं, वहाँ पर किसानों को एमएसपी से कम भाव पर ही उनकी फसल बेचनी पड़ती है। और ये जो कम फसल बेचनी पड़ती है, कम भाव पर फसल बेचनी पड़ती है, तो एक तरीके से भारत के किसानों को सब्सिडी तो कम मिलती है, नहीं मिलती है, बल्कि उल्टा हो रहा है कि भारत का किसान देश को, देश के लोगों को सब्सिडी दे रहा है। तो ये जो व्यवस्था है, उसे सुधारा जाना चाहिए। किसानों को एक स्थिर आमदनी, किसानों को खरीद की गारंटी, किसानों को मूल्य की गारंटी मिलनी चाहिए ताकि उनका घर आसानी से चल सके। भारत का किसान इतना बड़ा नहीं है कि उसे कृषि से बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़, बहुत ज़्यादा आलीशान जीवन मिल सकता है। सिर्फ़ घर ही चलता है। इस बात को, इस सच्चाई को हमारे नीति निर्माताओं को, हमारी सरकार को, यहाँ तक कि जो दूसरे देश हमारे ऊपर इस तरह का दबाव डालते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए। चूँकि भारत का मार्केट इतना बड़ा है, लगभग 145 करोड़ लोगों का बाज़ार है, तो इस बाज़ार को देखते हुए दूसरे देश ललचाते हैं। इस बाज़ार की ओर लालच भरी निगाहों से देखते हैं कि उन्हें इस बाज़ार में प्रवेश की अनुमति मिले। तो भारत सरकार को ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है, वो हमारा बाज़ार है, हमारी जनसंख्या है। उसका फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं, हमारे किसानों को उसका कैसे फ़ायदा हो सकता है, इसके लिए नीति निर्माण करना चाहिए। तो कमज़ोर खरीद व्यवस्था को यहाँ पर मजबूत खरीद व्यवस्था में बदला जाना चाहिए। किसानों को खरीद की गारंटी मिलनी चाहिए। वर्षा आधारित जो हमारी खेती है, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि हम किसानों को सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था करके दें। और अगर हम गेहूँ या चावल का रकबा घटाते हैं, तो वहाँ पर पानी पहले से अवेलेबल है, तो वहाँ से दालों का उत्पादन किया जा सकता है। तो एक व्यवस्था तो ये हो सकती है। दूसरी, जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं है, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि हम ऐसे बीजों का, हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का दालों के मामले में भी प्रोडक्शन करें, उनका डेवलपमेंट करें ताकि किसानों को फ़ायदा मिल सके। और उत्पादकता बढ़ाने में किसानों की मदद हमारा वैज्ञानिक समुदाय भी कर सकता है। प्रोडक्शन के बाद एमएसपी की गारंटी और खरीद की गारंटी अगर मिलेगी, तो पूरी व्यवस्था हमारी चाक-चौबंद हो सकती है, पूरी व्यवस्था का फ़ायदा हमारे किसानों को हो सकता है, पूरी व्यवस्था का फ़ायदा हमारी अर्थव्यवस्था को हो सकता है। तो अगर उत्पादन कम रहेगा, अगर रकबा कम रहेगा, अगर खरीद नहीं होगी, अगर गारंटी नहीं मिलेगी, हमारी एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, तो हम लगातार आयात पर निर्भर रहेंगे और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है और हमारे किसानों को भी नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए। सरकार ने एक मिशन भी चला रखा है, काफ़ी बड़ा इसमें अलॉटमेंट भी हुआ है और लक्ष्य है हमारा कि 2030-31 तक दालों का उत्पादन भी बढ़ाना है और दालों का रकबा भी बढ़ाना है। तो ज़रूरी यह है कि सारे मिशन जितने भी चलाए जाते हैं, उनको ज़मीन पर उतारा जाए। बाकी योजनाएँ तो आती हैं, जाती हैं और परिस्थितियाँ वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। तो ज़रूरी यह है कि मजबूत खरीद ढाँचा होना चाहिए, वास्तविक एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, वर्षा आधारित जो क्षेत्र है वहाँ पर निवेश किया जाना चाहिए, सिंचाई के साधनों में दालों के लिए किसानों को बेहतर बाज़ार प्रोत्साहन देने के लिए गारंटी और प्रोक्योरमेंट की गारंटी दी जानी चाहिए ताकि हम दालों के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें। दालों के मामले में जैसे हमने देखा 3 करोड़ टन की हमारी डिमांड है, 2.5 करोड़ टन का जो हमारा प्रोडक्शन है और इसमें गैप है लगभग 50 लाख टन का, तो इसे फुलफ़िल किया जाना ज़रूरी है। और हमारे किसानों को अगर ये 3-4 चीज़ें मिलती हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मिलते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट यानी कि सिंचाई साधनों में इन्वेस्टमेंट मिलता है और तीसरी चीज़ एमएसपी मिलती है और चौथी चीज़ अगर खरीद होती है, तो हमारा किसान भारत को दालों के मामले में भी आत्मनिर्भर बना सकता है।
जो हम डिपेंड हैं बड़े पैमाने पर आयात पर दालों के मामले में, उसे भी ख़त्म किया जा सकता है। तो भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, भारत के किसानों के हितों के लिए काम करना चाहिए। इसके बाद है एक जो रूल है हमारा आईटी रूल, आईटी नियम, उसमें संशोधन हुए हैं। 2026 संशोधन कहा जा रहा है, मतलब आईटी रूल 2026, आईटी रूल 2026 इसमें संशोधन हुआ है और संशोधन करके ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एआई से जनरेट की गई जो इमेज है उसे स्पष्ट लेबल करना अनिवार्य है। यह बताना होगा कि फलानी इमेज एआई से जनरेट की गई है, ताकि उसे देखने वाला, उसे समझने वाला यह जान सके, यह समझ सके कि जो इमेज है वो वास्तविक नहीं है, एआई का उपयोग करके बनाई गई है। क्योंकि उपयोगकर्ताओं को भी यह जानने का अधिकार है कि क्या चीज़ वास्तविक है और कौन सी चीज़ एआई से जनरेट की गई है। एआई का यूज़ करके, एआई से फेक इमेजेस का, डीप टेक का यूज़ करके, डीप फेक के इस्तेमाल करके मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा सकती है। तो उसको लेकर भी यहाँ पर सरकार नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। ये जो रूल हैं ऐसे एआई जनरेटेड इमेज पर लागू होंगे जो खुद को वास्तविक दिखाने का प्रयास करते हैं, सभी पर नहीं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरह से जो भी एआई का इस्तेमाल करके ऐसी इमेज जनरेट करने की कोशिश की जाती है, जिसे जनरेट तो किया जाता है एआई से, लेकिन प्रेज़ेंट किया जाता है ऐसे जैसे वो वास्तविक हो, तो उसे भी हमें यहाँ पर लेबल करना होगा, बताना होगा उपयोगकर्ताओं को। यह अधिकार है कि वे सही और वास्तविक जानकारी उन तक पहुँचे। बाकी भारत सरकार इसे संतुलित तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब भी नई तकनीक आती है उसका यूज़ भी होता है और उससे भ्रांतियाँ या उसका गलत तरीके से प्रचार भी किया जाता है। तो यहाँ पर सरकार नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। एक संतुलित रवैया है, क्योंकि सारी चीज़ों को, या हम कहें कि एआई को यहाँ पर पूरी तरह से नियंत्रित करने की बात तो नहीं हो रही है। कुछ चीज़ों को नियंत्रित करना ज़रूरी भी है। एआई है तो एआई के दोनों पक्षों को, अच्छे पक्षों को भी और बुरे पक्षों को भी हमारे लिए जानना समझना ज़रूरी है, ताकि नई तकनीक का नुकसान हमें ना हो सके। कभी-कभी इस तरह के टेक्नोलॉजी से जब गलत इन्फॉर्मेशन या भड़काऊ बयानबाज़ी या भड़काऊ इस तरह के इमेजेस जनरेट किए जाते हैं, तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो एक चीज़ तो हमें ये समझना होगा, एआई के दोनों पक्ष क्या हैं, और उसके बाद अगर सरकार इन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करती है, तो सरकार जो नियंत्रित करने का प्रयास करती है, उसके भी पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को हमारे लिए जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए सरकार ने जो इस तरह की सामग्री है, उसे हटाने की समय सीमा को भी कम किया है। मात्र 2 या 3 घंटे में बगैर पूर्व चेतावनी के, बगैर किसी नोटिस के इस तरह की सामग्री को हटाया भी जा सकता है। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सरकार जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलने से रोकने के लिए इसे नियंत्रित करना चाहती है। दूसरी तरफ जब भी रूल आते हैं, जब भी इस तरह के नियम बनते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। अब दुरुपयोग होने में सरकार किसी की अभिव्यक्ति, किसी की असहमति को दबाने की कोशिश भी कर सकती है, और ऐसे में ये जो नए रूल हैं, जिनमें बिना किसी नोटिस के 2 या 3 घंटे में इस तरह की इमेजेस को, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हटा सकती है, तो उसको लेकर भी चिंताएँ भी हैं और एक तरफ ज़रूरी भी है। तो इसमें बैलेंस लेकर, इसमें इस तरह से इनका यूज़ किया जाना चाहिए, इस तरह से इनमें अपना रूल्स को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि किसी की अभिव्यक्ति को नुकसान भी ना हो, किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी ना छीनी जाए, और दूसरा एक संतुलित तरीके से सरकार इस पर नियंत्रण भी रख सके। तो जैसे हमने बात की कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी नुकसान हो सकता है, और किसी को टारगेट करने के लिए भी नियमों का यूज़ किया जा सकता है। तो जब भी इस तरह के नियम आते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा, ज़रूरत तो है इस तरह के नियमों की, लेकिन उन्हें जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो सद्भावना के साथ इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, पारदर्शिता के साथ और सभी स्टेक होल्डर से परामर्श के साथ। अगर किसी के द्वारा साझा की गई इन्फॉर्मेशन को, साझा की गई इमेजेस को यदि हटाया जाता है, तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए और पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ फिर उन्हें हटाया जाना चाहिए। बिना किसी चेतावनी के इन्हें हटाना अभिव्यक्ति के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लोगों के मूल अधिकार के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये चीज़ है, सिर्फ इतना ही आर्गुमेंट था। बहुत ज़्यादा सिंपल बात है कि एक तरफ रेगुलेशन भी ज़रूरी है और दूसरी तरफ बैलेंस भी ज़रूरी है, ताकि लोगों के अधिकार न छीने जाए, लोग अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकें, लोग अपने अधिकारों का यहाँ पर रक्षा, अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। तो सरकार को जब भी नए रूल इम्प्लीमेंट करने होते हैं, तो सद्भावना के साथ किया जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही आर्गुमेंट इस आर्टिकल में दिया गया है।
इसके बाद है डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर कुछ अप्रूवल्स मिले हैं। हमारी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने अप्रूवल्स दिए हैं लगभग 3,60,000 करोड़ 3.6 लाख करोड़ के जो यहाँ पर अप्रूवल्स मिले हैं। हमारी जो जितने भी संगठन हैं सुरक्षा से जुड़े हुए उन सभी के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पर। जैसे रफाल लड़ाकू विमान जो फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी है वहाँ से खरीदने हैं हमें, और उनका प्रोडक्शन अधिकांश का प्रोडक्शन भारत में ही किया जाना है, तो उसको लेकर मंजूरी मिली है। कुछ मिसाइलें हैं, कुछ जैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये है एयरक्राफ्ट बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस सैटेलाइट। रफाल के बारे में तो आप जानते हैं, रफाल के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हम कर भी चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बातें दूसरी जगह भी हो चुकी हैं। लेकिन ये जो है एयरशिप बेस्ड या फिर एयरक्राफ्ट बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सर्विलांस या सूडो सैटेलाइट सिस्टम, ये जो है ये एक तरीके का एयरक्राफ्ट है। जैसे हम सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उनकी ऑर्बिट में उन्हें प्लेस कर दिया जाता है, तो यहाँ से सैटेलाइट सारी चीज़ों को सर्विलांस करता है। लेकिन इस तरह के जो सैटेलाइट हैं वो एयरक्राफ्ट की तरह होते हैं, ये एयरक्राफ्ट की तरह उड़ते हैं और बहुत हाइट पर होते हैं, और जैसा काम सैटेलाइट करता है वैसा ही काम ये भी करते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट हैं, मूवेबल हैं और एयरक्राफ्ट की तरह यूज़ होते हैं। निगरानी के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, दूसरे मौसम संबंधी कामों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, सर्वे के लिए, सर्विलांस के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो नई तकनीक है थोड़ा सा इसमें एक हम कहें कि एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट को ब्लेंड करके दोनों को मिला करके बनाया है। तो इसकी खरीद को लेकर भी मंजूरी मिली है, और ये अपना यूएसए से आने वाले हैं, और रफाल जो है उसका निर्माण भारत में ही होना है। कुछ हैं, मतलब लगभग शायद 30 या 36 रफाल हैं जो सीधे तौर पर आएंगे अपना फ्रांस से और सीधा काम करना शुरू करेंगे। बाकी का निर्माण भारत में ही होगा। हमारी वायुसेना में, हमारी सेना में और नेवी में भी जो पुराने विमान हैं अब उन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो इन्हें प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। फिर T-72 टैंकों के लिए भी यहाँ पर मंजूरी मिली है। ये जो टैंक हैं वो बने हैं हमारे सोवियत बेस्ड हैं, रूस में बने हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे टैंक माने जाते हैं, तो इनको लेकर भी मंजूरी है। और ये जो है ये बख्तरबंद गाड़ी है, कहीं पर भी माइन होती है तो उनसे सुरक्षा के लिए ये होती है। ये किसी भी अपना काफ़िले में आगे चलते हैं, अगर किसी माइन के फट भी जाती है कोई माइन तो इन्हें कोई नुकसान नहीं होता है, और बाकी जो काफ़िले में पीछे गाड़ियाँ होती हैं उन्हें सुरक्षा मिलती है, तो इसके लिए भी मंजूरी मिली है। इसके बाद है एक जनरेटर जो कि गैस से टरबाइन को चलाएगा और ऊर्जा पैदा करेगा। फ्यूल जलेगा, फ्यूल से गर्म गैस निकलेगी, वहाँ से गर्म गैसें अपने टरबाइन को चलाएगी और इससे बिजली पैदा होगी। हल्की होती है, कॉम्पैक्ट है, छोटा साइज़ है, जो डीजल जनरेटर है उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा काम करता है, इसके लिए इसकी प्रोक्योरमेंट को मंजूरी मिली है। फिर P-8I या P-8I जो ये टोही विमान होते हैं, ये इनकी खरीद को लेकर भी मंजूरी मिली है। ये इस तरह के विमान होते हैं जहाँ कहीं भी हमें किसी क्षेत्र की निगरानी करनी होती है या कहीं पर कोई सैन्य अभियान करना होता है, वहाँ पर ये जाकर उस क्षेत्र की रेकी करते हैं, उस क्षेत्र पर सर्विलांस रखते हैं, मैप तैयार करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन, इमेजेस हमें देते हैं। तो इनके खरीद को लेकर भी मंजूरी मिली है। उसके बाद ये जो हमारे डोर्नियर विमान हैं, ये जर्मन बेस्ड हैं और इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड प्रणाली की खरीद को मंजूरी मिली है। अब ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड प्रणाली, अब ये इस तरह का एक सर्विलांस सिस्टम होता है जिसमें ऑप्टिकल रेज और हमारी जो इंफ्रारेड रेज हैं, रेडिएशंस हैं, उनका उपयोग करके किसी भी क्षेत्र को यहाँ पर सर्विलांस करने के लिए उपयोग किया जाता है। और रात में हो, चाहे बादल हो, चाहे धुंध हो, चाहे धुआं हो, वहाँ पर ये किसी भी क्षेत्र का सर्विलांस, किसी भी क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं। इसके बाद है डोर्नियर 228। ये जो विमान होते हैं, छोटा साइज़ होता है, छोटे रनवे पर टेक ऑफ भी कर सकते हैं, छोटे रनवे से ये उड़ भी सकते हैं और इनमें कुछ लोग बैठ भी सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये अपना बिना किसी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के इनका उपयोग किया जा सकता है, बिना किसी तामझाम के ये काम कर सकते हैं। तो इनके खरीद को लेकर भी सर अपना इसमें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दी है। तो ये सारे विमान हैं, ये सारी तकनीकें हैं,
इनके अलावा भी कुछ हो सकती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट तकनीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें रफ़ाल है, हमारा एयरक्राफ्ट बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस सैटेलाइट है। इसके अलावा T-72 टैंक हैं और एंटी टैंक माइन प्रोटेक्शन फॉर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हैं, ये वाला। फिर ये 4 मेगावाट की मरीन गैस टरबाइन बेस्ड पावर जनरेटर है। P-8I है और डोर्नियर विमानों के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड प्रणाली है और HAL डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है। तो इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इनके बारे में एक-एक के बारे में डिटेल में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि इनका यूज़ क्या है, किस तकनीक पर काम करते हैं, कहाँ से आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमें इनके बारे में पढ़नी है। अब हमने अभी तक पढ़ लिया है, एक बार फिर से देख लें तो दालों को लेकर एक चिंता जताई गई है और दालों के प्रोडक्शन को लेकर कुछ उपाय बताए हैं। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आप यहाँ से बने बनाए आंसर लिख सकते हैं। आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, आपको प्लग एंड प्ले करना होता है। दालों के मामले में 3 करोड़ टन हमारे पास उत्पादन नहीं है, उत्पादन तो कम है, उत्पादन है लगभग 2.5 करोड़ टन और डिमांड है 3 करोड़ टन और इसको बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है, जिसके लिए इतने सारे उपाय यहाँ पर सुझाए गए हैं। फिर IT रूल आए हैं, ज़रूरी है, संतुलन ज़रूरी है, लेकिन इनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। डिफेंस को लेकर रफ़ाल है, एयरक्राफ्ट बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस सैटेलाइट हैं। हमारे पास ये T-72 टैंक है, पैदल सेना के लिए, जो लड़ाकू वाहनों के लिए, जो हमारे पास कॉम्बैट व्हीकल हैं, एंटी टैंक माइन प्रोटेक्शन सिस्टम है, वो ज़रूरी है, उसके लिए भी मंजूरी मिली है। फिर P-8I के लिए और ये जो जनरेटर है गैस बेस्ड है, उसके लिए, और डोर्नियर विमानों के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड प्रणाली है और HAL 228 ये जो विमान है वो आए हैं। गगनयान मिशन की बात करें तो गगनयान मिशन भारत का बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसरो इस पर काम कर रहा है। जो अंतरिक्ष यात्री अभी एक्सियोम मिशन में अंतरिक्ष में गए थे, उन्होंने इसको लेकर कहा है कि हमें इसके लिए जितनी भी जोखिमें आती हैं, जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं, कितनी भी अनिश्चितताएँ हैं, लेकिन अपने भारत को, हमारे इस मिशन को निरंतर रखना होगा, क्योंकि भारत एक जिस तरह से हम तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमें इससे हार नहीं मानना है। बहुत कम देश हैं जो इस तरह के मिशनों पर काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। इससे पहले केवल 3 देश हैं जो अभी तक अंतरिक्ष में, यानी 400 किलोमीटर से ऊपर मनुष्य को भेजने में सफल हो पाए हैं। 2027 तक हमने लक्ष्य रखा है। भले इसमें थोड़ी देरी हो, लेकिन फिर भी भारत को इसमें काम करना होगा। इसी बहाने हम देख लेते हैं कि ये जो गगनयान मिशन है वो क्या है। तो गगनयान मिशन में 2-3 चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा नहीं। 3 सदस्यीय दल होगा, 3 लोग होंगे, 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के लिए जाएंगे और उन्हें वापस लाना है। अब किसी भी अपने मॉड्यूल को, किसी भी अंतरिक्ष यात्रा को कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए एक तो लॉन्च व्हीकल, तो एक चाहिए लॉन्च व्हीकल। तो हमारे पास यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल है वो LVM-3 यानी GSLV मार्क 3 ये वाला जो है उसको यूज़ किया जा रहा है और उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये जो है इसका यूज़ किया जा रहा है और उसे इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि इस मिशन में काम आ सके। इसके अलावा जो इसमें काम कर रहे हैं, इसरो तो काम कर ही रहा है, इसके अलावा भी जो भारत के दूसरे उद्योग हैं या इससे जुड़े हुए क्षेत्र के लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों से जुड़े लोग भी काम कर रहे हैं और दूसरे देशों के लोग भी, मतलब जैसे हम दूसरे देशों से भी मदद ले रहे हैं, कभी प्रशिक्षण में मदद लेते हैं या कभी कुछ टूल्स में या कभी कुछ इक्विपमेंट्स में मदद ले लेते हैं, तो उसके लिए ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में कुछ ज़रूरी चीज़ें होने वाली हैं, जैसे कि हमने कहा ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल होगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, क्रू एस्केप सिस्टम चाहिए, अगर आपातकाल में हमें ज़रूरत पड़ी तो इस तरह से बचने के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और बाकी चीज़ें, चालक दल प्रबंधन प्रणालियों, इस तरह की चीज़ों पर का विकास किया जा रहा है, इन पर काम हो रहा है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल जैसे हमने बात की, उसका यूज़ करने वाले हैं जो 400 किलोमीटर की कक्षा तक मॉड्यूल को, ऑर्बिटल मॉड्यूल को लेकर जाएगा। अब ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है, मतलब हमें जो 400 मीटर की ऑर्बिट है वहाँ पर एक
सैटेलाइट जैसी चीज़ को, एक स्टेशन जैसी चीज़ को, स्पेस स्टेशन जैसी चीज़ को वहाँ पर हमें रखना होगा। तो इसे प्लेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और उस ऑर्बिटल मॉड्यूल में 2 चीज़ें होंगी। एक चीज़ तो होगी हमारा क्रू मॉड्यूल, जिसमें हमारे जो चालक दल के लोग हैं वो रहेंगे, पृथ्वी जैसा वातावरण इसमें मिलेगा। और सर्विस मॉड्यूल, जो पूरी मशीनें हैं, जो उस पूरे सिस्टम को चलाएँगी, जो उस पूरे सिस्टम को प्रोपेगेट करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो क्रू मॉड्यूल है और एक तरफ सर्विस मॉड्यूल है। ये 2 चीज़ें भी ध्यान रखनी है। क्रू मॉड्यूल में क्या होना है, जैसे हमने देख लिया पृथ्वी जैसा वातावरण मिलेगा। सर्विस मॉड्यूल में यहाँ से propulsion, पावर, थर्मल सिस्टम, एवियोनिक्स और ये सारी चीज़ें सर्विस मॉड्यूल में होंगी और पृथ्वी जैसा वातावरण क्रू मॉड्यूल में होगा। ठीक है। बाकी ट्रेनिंग दी जा रही है उन लोगों को जो जाने वाले हैं या जाएंगे। सिर्फ 3 नहीं, और भी ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जानी है। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र है हमारा बेंगलुरु में, हम इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ से ये सारा ट्रेनिंग का काम, सारा प्रशिक्षण का काम यहाँ से होगा। इसके अलावा हमारे पास है अगली न्यूज़, सीपीआई की जो नई सीरीज़ है, जैसे हमने बात की थी, 2-3 बार बात कर चुके हैं हम कि सीपीआई की जो नई सीरीज़ आने वाली है उसका बेस ईयर होगा 2024। 2024 बेस ईयर होगा और उसमें सबसे पहली बार उस जो 2024 के आधार पर महंगाई का आंकड़ा आया है वो जनवरी 2026 में है और इसके लिए खुदरा महंगाई है 2.75%। तो ये जो नए बेस पर है उसमें भी महंगाई बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आई है। हालांकि अब हम जब अगला महीना आएगा तो उसको नए बेस वाले जो डेटा है उससे कंपेयर करके देखेंगे। बाकी महंगाई को आपको याद रखना, इस तरह कोई ज़रूरी नहीं है कि हर महीने महंगाई का आंकड़ा बदलता है, आपको ज़रूरी नहीं है कि उसको याद रखना है, हमें इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। सीपीआई कैसे काम करता है, सीपीआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में हम पहले भी एडिटोरियल देख चुके हैं, उसके बारे में हमने कल भी बात की थी। तो ये जो आंकड़ा है वो आया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI की तरफ से। और इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, तो उसमें चेंज हुआ है जैसे उपभोक्ता का व्यवहार बदला है, कंजम्पशन पैटर्न बदला है, तो उसके आधार पर हम बेस ईयर को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे और बेस ईयर को चेंज किया भी है। नई सीरीज 2026 जनवरी से शुरू भी हो गई है। तो उपभोक्ता के व्यवहार में बदलाव आया है, तो उसके आधार पर जो नया सर्वेक्षण हुआ है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 23-24, तो इसके आधार पर हम अब नई सीरीज़ में चीज़ें हमने तय की है। जैसे क्या-क्या चीज़ें तय की है, तो जो वस्तुएँ हैं, वस्तुओं की संख्या पहले 299 थी, अब हो गई है 258। मतलब क्या है, हम अब ज़्यादा चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें महंगाई के कैलकुलेशन में शामिल किया जाना ज़रूरी था। अब ये जो 358 358 चीज़ें हैं, उसमें से 308 तो वस्तुएँ हैं और 50 सेवाएँ हैं। इससे पहले जो सेवाएँ थी वो 40 थी। तो 40 सेवाएँ थी, मतलब 259 यहाँ पर वस्तुएँ थी, अब हो गई है 308 और सेवाएँ पहले 40 थी, अब हो गई है 50। तो ये सेवाओं का दायरा, वस्तुओं का दायरा, दोनों का दायरा बढ़ा है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि नई जो सीरीज़ आई है, उसमें वस्तुओं का दायरा तो बढ़ा है लेकिन सेवाओं को कम किया गया है? नहीं, दोनों की संख्या बढ़ी है, इसको याद रखना है हमको। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ निकाल ली हमने कि वस्तुओं की संख्या भी बढ़ी है और सेवाओं की संख्या भी बढ़ी है, दोनों का दायरा बढ़ा है। इसके अलावा जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे अलग-अलग जगहों से सर्वेक्षण करके, जब महंगाई का हम कैलकुलेशन करेंगे, उसमें 1465 ग्रामीण क्षेत्रों से और 1395 शहरी बाज़ारों से हम यहाँ से वस्तुओं की कीमतों को पूछेंगे, वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि वस्तुओं की कीमत कम हुई है या ज़्यादा हुई है। 12 ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी हैं, तो यहाँ से हम मार्केट प्लेस, जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, उन्हें भी इसमें शामिल किया है। यहाँ से हम हमारा डेटा कलेक्ट करेंगे, तो इसको लेकर ध्यान रखना है। तो ये भी ज़रूरी है कि इसमें पहली बार ऑनलाइन मार्केट प्लेस को भी शामिल किया है। फिर इसके बाद जो महंगाई का जब भी डेटा आता था, उसमें अलग-अलग कैटेगरीज़ में डेटा आता था। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, जैसे सिर्फ़ खाने का कितना भाव बढ़ा है या कम हुआ है, मतलब फूड इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, इस तरह से अलग-अलग कैटेगरीज़ में थे। तो 12 समूह में इस बार नए वाली सीरीज़ में 12 समूह शुरू किए गए हैं। खाद्य और पेय पदार्थों का भार कम हुआ है, वेटेज कम हुआ है और जैसे हमने कल बात की थी कि जिन चीज़ों पर हम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, उनका वेटेज बढ़ाया जाना चाहिए और जिन चीज़ों का हमने कंज़म्पशन कम किया है या जिनके लिए हमारा खर्चा कम होता है, उनका वेटेज कम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर फूड
और जो पेय पदार्थ हैं उनका वेटेज कम हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं खाने के लिए जो खर्चा है वो कम हो रहा है। इस बात को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। इसके अलावा पानी, बिजली, गैस और ईंधन जैसी चीज़ों का कुल वेटेज होगा 17.67%। इसके अलावा जो परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, व्यक्तिगत देखभाल और तंबाकू जैसी चीज़ों का भार बढ़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, इनके कारण इनका भार बढ़ सकता है और कपड़ा और जूते का भार घटा है। तो किस-किस चीज़ का भार बढ़ा हुआ है यहाँ पर? एक चीज़ तो है ये खाद्य और पेय पदार्थ का अपना वेटेज कम हुआ है। बिजली, पानी, गैस को पहले से कंपेयर नहीं किया गया है, लेकिन इनका वेटेज है लगभग 17%, 17.67%। स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, संचार और व्यक्तिगत देखभाल और तंबाकू का वेटेज बढ़ा है और कपड़ा और जूते, इन चीज़ों का वेटेज कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतने सारे बदलाव हुए हैं। हमें बारीक चीज़ें याद रखनी है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि उम, वस्तुओं का वेटेज, मतलब वस्तुओं की संख्या भी बढ़ी है, सेवाओं की संख्या भी बढ़ी है। मार्केट प्लेस को, इसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस को भी शामिल किया गया है। पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थों का वेटेज कम हुआ है और स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, संचार, व्यक्तिगत देखभाल, तंबाकू का वेटेज बढ़ा है और कपड़े और जूते का वेटेज घटा है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ज़रूरी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। बाकी अब जो नई सीरीज़ आएगी उसमें नई सीरीज़ के हिसाब से हम अगले 2 महीनों को, अगले मतलब जनवरी को फरवरी से कंपेयर करेंगे। अभी हम जनवरी 2026 को जनवरी 2025 से कंपेयर करेंगे अलग बेस के आधार पर, तो सही कंपैरिज़न नहीं होगा। हालाँकि आरबीआई ने कहा है कि हम पिछले साल को इसी बेस के आधार पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जब भी इस तरह का डेटा आएगा, वैसे तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। हमारा जो आखिरी वाला अ, आर्टिकल है वो है हेयर क्रेस्टेड ड्रोंगो को लेकर। ये जो पक्षी है, छोटा सा पक्षी, इसका शरीर काले रंग का होता है, चमकीला होता है, इसके सिर पर इस तरह से बाल होते हैं, तो इसका नाम है हेयर क्रेस्टेड ड्रोंगो। उसको पहली बार आपको पालमेडु के पास ये मंजामलाई पहाड़ियों में दिखा है, मदुरै के पास दिखा है। अब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अक्सर हिमालयी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दिखाई देता है, मिलता है। तराई क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में दिखना इसका दुर्लभ है। आपको ये याद रखना है कि ये जो नाम है हेयर क्रेस्टेड ड्रोंगो, ये एक पक्षी है। कहाँ पर दिखाई देता है? ये मिलता है हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। मैदानी और तराई इलाकों में इसका दिखना दुर्लभ है। आपको गुमराह करने के लिए, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा दिखाया जा सकता है। ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं कि ये जो पक्षी है, वो सामान्यतः तराई और मैदानी इलाकों में दिखता है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक? अ, और इसके अलावा यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? शरीर चमकीला है, काला है, माथे पर बाल हैं और लंबे-लंबे पंख हैं, लंबी पूँछ भी है। यहाँ पर इमेज में पूँछ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन है। बस आज के लिए जो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वो हम देख ही चुके हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि कौन-कौन से एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। तो पहला सवाल है कि भारत में दालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में दालों की माँग उत्पादन से अधिक है। तो माँग अधिक है, उत्पादन कम है, ये बात सही है। दूसरा है कि दालें गैर अनाज प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो गैर अनाज प्रोटीन मतलब जो हमारे गेहूँ और चावल हैं, उनके अलावा जो हमारे पास खाने के लिए चीज़ें हैं, उनमें प्रोटीन का एक स्रोत है। ये बात भी बिल्कुल सही है। दालों के लिए चावल और गेहूँ जैसी प्रभावी एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली है। यही तो समस्या है, नहीं है। अगर दालों के लिए एमएसपी आधारित गारंटेड खरीद होती है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है, सरकारी खरीद होती है, तो किसानों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, किसानों को इससे गारंटी मिलेगी। क्यों हमारा किसान ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ और चावल को उगाता है? क्योंकि एक तो गेहूँ और चावल के हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, भले ही इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा लगता है, हमारे जो भूजल स्तर है उस पर भी दबाव पड़ता है, लेकिन किसानों को भी आमदनी चाहिए, किसानों को भी इनकम चाहिए, किसानों को भी अपना घर चलाना है। तो उसके लिए जहाँ पर गारंटी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनिश्चितता नहीं है, मतलब गेहूँ और चावल में, इसलिए किसान गेहूँ और चावल उगा रहा है। और अगर दालों में भी इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, हाई यील्डिंग वैराइटीज़ बीज का,
यहाँ पर डेवलपमेंट होता है अगर एमएसपी की गारंटी होती है और अगर ख़रीद होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ख़रीद। अगर ख़रीद होती है, किसानों को पैसा मिलता है, तो किसान ज़रूर दालों के प्रोडक्शन में भी भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण वाला सवाल है। कथन है कि दालों के आयात पर नीति निर्णय राजनीतिक रूप से संवेदनशील होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इस तरह के मामलों में जो आयात के निर्णय होते हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, क्योंकि इनका एक तो उपभोक्ता के जीवन पर भी असर पड़ता है, दूसरा किसानों के जीवन पर भी, किसानों की आमदनी पर भी इसका सीधा असर होता है। क्योंकि दालों का आयात उपभोक्ता की कीमतें घटा सकता है, बिल्कुल, और किसानों की आय को भी घटा सकता है। तो कीमतें घटती है, इसका मतलब है किसानों की आय ही घट रही है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ए वाला ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल है कि एआई जनित चित्रों के लेबलिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी एआई निर्मित चित्रों पर लेबल अनिवार्य किया गया है। तो सभी पर तो नहीं किया गया है। ऐसी इमेजेस जिन्हें जनरेट एआई से किया जाता है लेकिन प्रेजेंट असली की तरह किया जाता है, वहां पर आपको लेबल करना होगा। केवल वे एआई चित्र लेबल किए जाएंगे जो वास्तविक दिखाने या वास्तविक दिखने का प्रयास करते हैं। ये बात सही है। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण है। एआई जनित सामग्री की लेबलिंग आवश्यक है क्योंकि जब भी आप कथन और कारण वाले सवालों को हल करें तो यहाँ पर बीच में लिखिए क्योंकि और फिर पढ़कर देखिए। तो एआई जनित सामग्री की लेबलिंग आवश्यक है क्योंकि उपयोगकर्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि सामग्री वास्तविक है या कृत्रिम है। सही है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होने वाला है। पांचवा सवाल, राफेल लड़ाकू विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट यह है 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ये बात सही है। युद्ध में भी काम आ सकता है, टोही विमान की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स को लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे रोल ये निभाता है, तो इसको मल्टी रोल 4.5 जनरेशन का कहा जाता है। इसमें AESR रडार और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको देख लेना चाहिए। तीसरा, यह केवल वायु से वायु भूमिका के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो वायु से वायु भूमिका के लिए नहीं, ये सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, सॉरी एयर टू सरफेस, एयर टू अपना जो समुद्र में है उसमें भी ये हमले कर सकता है, एयर टू एयर भी हमले कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। छठा सवाल है कि गगनयान मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत पहली बार गगनयान मिशन के माध्यम से कोशिश कर रहा है कि हमारे 3 लोगों को हम अंतरिक्ष की यात्रा करवाएं, और अभी तक ऐसा करवाने वाले सिर्फ 3 देश बचे हैं, तो भारत भी उनमें शामिल हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें 3 सदस्यीय दल को लगभग 400 किलोमीटर कक्षा में भेजने की योजना है। ये बात भी सही है। तीसरा, मिशन की लैंडिंग भारतीय समुद्री क्षेत्र में प्रस्तावित है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक। और 7वां सवाल है कि HLVM3 को मानव रेटेड प्रक्षेपण यान कहा जा रहा है। जी, ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था। इसमें चालक दल की सुरक्षा हेतु क्रू एस्केप सिस्टम भी शामिल होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसको ह्यूमन रेटेड कहा जा रहा है। 8वां सवाल, नई CPI श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार घटाया गया है या बढ़ाया गया है, कौन सा सही है? तो खाद्य और पेय पदार्थों का भार घटाया गया है, ये बात सही है। वस्तुओं और सेवाओं को 12 समूह में वर्गीकृत किया गया है, ये बात भी सही है। और ऑनलाइन मार्केट प्लेस से भी मूल्य डेटा एकत्रित किया जा रहा है, ये बात भी सही है। 9वां सवाल, हेयर क्रेस्टेड ड्रोंगो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शरीर चमकीला काला होता है, यह कीट भक्षी पक्षी है। शायद हमने वहाँ इस इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया था, कीट भक्षी पक्षी है। ठीक। मैदानी इलाकों में, तराई इलाकों में सामान्य तौर पर नहीं रहता है। 10वां और आखिरी सवाल, रक्षा खरीद परिषद सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह थल, जल, वायु सेना के लिए बड़े रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी देती है। बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल था। सारे सवाल कर चुके हैं और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, आर्टिकल को, फैक्ट्स को और कंसेप्ट को हम यहाँ से देख चुके हैं। दालों के मामले में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। दालों के मामले में
कुछ प्रयास करने होंगे ताकि भारत आत्मनिर्भर हो सके। और जो प्रयास हमने किए हैं, हमारे प्रयास सफल रहे हैं। गेहूँ के मामले में, चावल के मामले में काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की गई थी और सारी कोशिशें सफल भी रही हैं। फिर एआई जनरेटेड इमेजेस के मामले में हमारे उपयोगकर्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि कोई इमेज फेक है या रियल है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे थल सेना हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे तटरक्षक बल हो, इनकी क्षमताओं को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनका निर्माण भारत में होगा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। हमारे उद्योग को, हमारे डिफेंस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा, हमारे देश में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसके लिए भी ये जो फैसला है ज़रूरी था। और हमारी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राफाल मल्टी रोल 4.5, इसके 2-3 वेरिएंट है। एक वेरिएंट तो जिसमें सिर्फ एक पायलट होता है, एक में 2 पायलट होते हैं। फिर मैरीटाइम का भी एक अलग वेरिएंट है। तो ये है गगनयान के बारे में देखा, 3 दिन और 400 किलोमीटर, ये चीज़ें भी हम देख रहे हैं। फिर ये जो पक्षी है हेयर क्रेस्टेड ड्रोंगो, तराई इलाकों में और मैदानी इलाकों में बहुत कम दिखाई देता है और कीटभक्षी पक्षी है, काले रंग का है, चमकीला शरीर है। हिमालय और जो पूर्वोत्तर इलाके में है वहाँ पर ज़्यादा रहता है। अभी मथुरा में देखा गया था। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।